कर रहे हैं या उसमें भूगर्भ जल कम हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, पीने योग्य पानी की कमी है। तो आइए इन सबको हम समझते हैं कि आखिर आज के दौर में यह समस्या हमारे सामने क्यों आई है और ऐसे कौन से कारक हैं जो इस समस्या को पैदा कर रहे हैं और इसका आगे आने वाली पीढ़ियों पे दूरगामी प्रभाव क्या होगा। जो जल है, अगर उसको हम देखें तो धरती पे लगभग 70% जल है। तो जो 70% जल की मात्रा है स्थल भाग की तुलना में बहुत अधिक है, 2.5 गुना भी लगभग है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वह 70% जो जल है वह केवल दिखावे के लिए है। हमारे उपयोग का जो जल है वह मात्र कितना परसेंट है? 3%। उस 3% में जो जल है 2% जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो हमें जल वास्तव में मिलता कितना है उपयोग के लिए? 1% जल। उसी में हम अपना दैनिक उपभोग करते हैं, खेती करते हैं और भी जितने कार्य हैं हमारे सभी कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि मानव के विचार में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि यह जल की समस्या पहले नहीं थी लेकिन आज के दौर में धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही है। तो पहले का जो मनुष्य था, पुनर्जागरण के पहले का, या और हम पहले चले जाएं तो वो तो लोग थे वो नेचर को, प्रकृति को स्वामी माना करते थे और अपने आप को मानते थे दास। तो दास का कर्तव्य होता है स्वामी की सेवा करना। तो जब प्रकृति को मनुष्य ने माना स्वामी और अपने आप को माना दास, तो मनुष्य क्या करता था? प्रकृति की सेवा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। धर्म ग्रंथों में तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे कहा गया है कि अगर आप पृथ्वी पे कहीं गड्ढा खोदते हैं, अगर आपका काम हो जाता है तो फिर आप उसको समतल बना दीजिए, आप प्रकृति का क्षरण न कीजिए। और ये प्रक्रिया हजारों साल तक मानव सभ्यता में चलती रही। लेकिन उसके बाद आया पुनर्जागरण। उसी पुनर्जागरण में एक दार्शनिक पैदा होता है जिसका नाम है रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते कहता है कि यह प्रकृति ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, यह क्या है? एक मशीन के जैसा है। जैसे एक मशीन फंक्शन करती है वैसे यह नेचर क्या करता है? फंक्शन करता है। बाद में आगे चल के रेनी देकार्ते से आए न्यूटन। न्यूटन ने कहा आप इसको मशीन मत समझिए, मैं इसका नियम भी आपको बता दे रहा हूँ। न्यूटन रेनी देकार्ते से भी आगे चले गए। उन्होंने कहा इस मशीन के हम नियम बता देते हैं। तो न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दे दिए और कहा क्या कि प्रकृति इन्हीं नियमों से चलती है। तो मानव के पास जब आया ज्ञान किसका? नियमों का। तो मनुष्य ने क्या बनाई? मशीनें। जब मनुष्य ने मशीनें बना ली तो उन मशीनों से क्या किया मनुष्य ने? अंधाधुंध प्रकृति का दोहन। अब मनुष्य क्या मानने लगा अपने आप को? स्वामी। और प्रकृति को क्या मानने लगा? दास। तो प्रकृति में जितने संसाधन हैं अब उनका उपयोग किसके लिए होगा? मनुष्य के सुख को बढ़ाने के लिए। जेसीबी मशीनें आई, पहाड़ है ज्यादा बड़ा है, सैकड़ों जेसीबी मशीन लगा दो तो डलेगा। जंगल है, एक आदमी को काटने में दिक्कत हो रही है, मशीनें लगा दो। तो आदमी की दो तरह से धारणाएं बदली। एक आदमी की धारणा बदली
क्या बदल गई कि हर मनुष्य जीवन कैसा चाहता है, सुखपूर्वक। और सुख किससे आता है? वस्तुओं के उपभोग से। वस्तुएं बनेगी कैसे? प्राकृतिक संसाधनों से। तो जब प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुएं बनेगी, वस्तुओं का उपभोग मनुष्य करेगा और उससे सुख मिलेगा। तो जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी उतना ज्यादा सुख। तो हर आदमी किसके पीछे भागने लगा? वस्तुएं जुटाने के लिए। हर आदमी अधिक से अधिक वस्तुएं चाहता है। गांधी जी ने कहा है कि पृथ्वी पर हर मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है, संसाधन है, लेकिन एक लालची व्यक्ति के, अगर एक लालची व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करना हो तो मनुष्य के पास क्या है? पृथ्वी के पास क्या है? उतने संसाधन नहीं है। अकेले एक व्यक्ति की क्षमता नहीं पूरी कर पाएगी पृथ्वी, अगर वो लालची हो। हाल के दौर में भारत में फेमस शादी हुई, बहुत भव्य हुई। क्या वह शादी पर्यावरण के नियमों के अनुकूल है? क्या हमारे समाज में अगर इतने धनाढ्य लोग हों तो अपनी भव्यता का प्रदर्शन करने के लिए इतने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं? ऐसा विचार उनको कहां से मिल जाता है? केवल पेड़ लगाना ही पर्यावरण को या जल को नहीं बचाएगा। हमारे देश में शादी विवाह समारोह इन सब का क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। एक फिल्म बनती है, सेंसर बोर्ड से खारिज हो जाती है, आपने ये गलत दिखा दिया, वो गलत दिखा दिया। एक शादी जो इस लेवल पे पहुंची है कि हर आदमी उसको देख रहा है, अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो उस शादी को इस देश में कितने लोगों ने वीडियो पे देखा है। और जिस मोबाइल में आप देखते हो वो मोबाइल बिजली से चार्ज होती है। और हमारे देश में जो बिजली बनती है वो 60% कोयला से बनती है। तो अगर इतने गेस्ट आते हैं, इतनी भव्यता प्रदर्शित की जाती है, तो उससे क्या हो रहा है? हमारे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। तो हम जागरूकता तो फैलाएं ही फैलाएं, उसके साथ क्या है कि ऐसी गतिविधियों पर भी रोक लगाएं। सरकारें जीएसटी लगा देती हैं, क्या इन्वायरमेंटल टैक्स लगता है कि आप सरकार को बताइए कि आप बजट दीजिए कितने की शादी करेंगे, जितना आप संसाधन खर्चा करेंगे उसके बाद में इन्वायरमेंटल टैक्स लगेगा। हमारे देश में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। या कुछ वस्तुओं प्रोडक्ट पे इन्वायरमेंट का भले लग जाता हो, लेकिन आम जीवन में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि उसका उपयोग सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए अलग से कर सके। एक छोटा इंसान, समझदार इंसान पर्यावरण को बचा रहा है, सैकड़ों जितना मिलकर बचाते हैं। एक अमीर इंसान उससे ज्यादा कहीं वो अपने दिनचर्या में क्या कर देता है? नुकसान कर देता है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है बिजली का बिल भुगतान करने में, इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसको अनंत बिजली उपभोग की अनुमति प्रदान कर दी जाए। मनुष्य के बिजली उपभोग की सीमा होनी चाहिए। उसका यह मतलब नहीं है कि आप पैसा दे सकते हैं तो आपके पास अनंत पैसा है तो आप अनंत संसाधन ले लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसाधन व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए? सीमित मिलना चाहिए। क्योंकि अगर लोग इस तरह से संसाधनों का उपयोग करते रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे। कुछ दिन पहले भारत में ही जल संकट उत्पन्न हुआ था, रेलवे से पानी पहुंचाया गया था, धारा 144 लगी थी पानी के लिए। आज चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां भूगर्भ जल समाप्त हो चुका है। चेन्नई एक ऐसा शहर है भारत में जहां भूगर्भ जल समाप्त हो चुका है। गंगा नदी जिसको हम माता का दर्जा देते हैं,
उसका जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि कानपुर से इलाहाबाद के बीच नहाने लायक नहीं है। और ये भारत सरकार का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, यह तमाम रिपोर्टों में आया हुआ है कि आप उस नदी के पानी से नहा नहीं सकते हो। यह प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, केमिकल क्यों इतने नदी में बहाए जा रहे हैं? भूगर्भ जल संरक्षण कर ही लोगे तो कैसे जल का संरक्षण करोगे? भूगर्भ जल का संरक्षण तो सोनभद्र में है, वहां पे पानी निकाल के देखो, बाल्टी में रखो, पीलापन आ जाएगा। आर्सेनिक कितना पाया जा रहा है। जो शहरों में गाड़ियां धुलने वाली वो तो नहीं है कि लोग बनाए जाते वहाँ गाड़ियां वास करते हैं। इलाहाबाद गोविंदपुर में एक ऐसी शॉप थी जहाँ लोग गाड़ी धुलवाने जाते थे। उसने क्या किया था, भूगर्भ जल संरक्षण का अच्छा उपाय, जहाँ गाड़ियों को धुलता था वहीं कुआं बनवा दिया था और सारा पानी कहाँ चला जाता था, भूगर्भ संरक्षण में। और गाड़ियों को धुलने में डीजल, ग्रीस, मोबिल, इससे युक्त जल कहाँ चला गया, भूगर्भ जल संरक्षण में। आसपास के घरों में कैसा पानी निकलने लगा, ऑयली, डीजल युक्त। तो लोगों ने शिकायत की तो बंद करवाया गया। तो अगर हम भूगर्भ जल संरक्षण करना चाहते हैं तो कैसा संरक्षण करना चाहते हैं, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन की टीम एक दिन आई, उनको भूगर्भ जल संरक्षण करना था डायट में, वो गड्ढा खोदना चाहते थे। मैंने कहा इतना बड़ा कुआं है, आपको गड्ढे की क्या जरूरत है, गड्ढा आप 8 फीट का खोदोगे, 10 फीट का खोदोगे, बना दो ना जिले का सबसे आइकॉनिक भूगर्भ संरक्षण सेंटर कि इतना गड्ढा कहीं नहीं बना पूरे जिले में। तो किसी चीज को दिखाना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व के तमाम देश जल संकट के लिए उनके सम्मेलन होते हैं, हड़ताल होते हैं, तालियां बजती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पर्यावरण का संरक्षण किसने किया? छोटा सा देश भूटान। वहां आपको कितना भी इंपॉर्टेंट सड़क या हाईवे जा रही हो, अगर पेड़ आ गया बीच में तो वो पेड़ नहीं पहाड़ हो जाता है। आप रास्ता बदल दीजिए, पेड़ को नहीं काटा जाएगा। लोग कहते हैं कि पेड़ को उखाड़ के ले जाओ, दूसरी जगह लगा दो। आप 1000 पेड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें भी कम से कम 100-200 उस लेवल पर पुनः नहीं आएंगे, सूख जाएंगे। लेकिन जो भूटान की पॉलिसी है, आप पेड़ को उखाड़ के कहीं ले जाना भी नहीं है। जहां वो पेड़ हुआ है वो जमीन उसका मौलिक अधिकार घोषित हो गया। इंसानों के हमें फंडामेंटल राइट घोषित कर दिए हैं, पेड़ पौधों को तब करेंगे। 2 आंदोलन में याद कर लेते हैं, एक चिपको आंदोलन और एक और कोई इस तरह का आंदोलन है, राजस्थान का बिश्नोई समाज का। उन 2 आंदोलनों के अलावा मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन और कोई आंदोलन, अगर आंदोलन होता है तो सरकारें दमन कर देती हैं। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का नारा रहता है तो दूसरी तरफ पूंजीवाद और कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया जमीन और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर वास्तव में हम यह चाहते हैं तो हमको दोहरी नीति से क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते, तो हमको विकास नहीं चाहिए, हमको पर्यावरण चाहिए। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि शहरों में अपार्टमेंट बने हों और टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि जो लोग घरों में एसी लगाए हैं उन एसी
बेहोश हो गया, लू से गर्मी से हार्ट अटैक आया। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों के जो सरकारी बॉय आते हैं वो गिर गिर के मरने लगे। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? पर्यावरण चाहिए। जितना विकास कर लिए बहुत है, हमें इससे ज्यादा विकास नहीं चाहिए। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर काम नहीं करवाना है। हमको दरवाजा बंद करना है, दरवाजा बंद कर लेंगे। लॉक लगाना है, लॉक लगा लेंगे। हमको आर्टिफिशियल फैन, आर्टिफिशियल दरवाजे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस गाड़ी नहीं चाहिए। हमको अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी कि सुख वस्तुओं के भोग से ही केवल आता है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। विश्व में ऐसे ऐसे देश हैं, जैसे हम लोग बर्गर खाते हैं वैसे वो लोग क्या खाते हैं? हैमबर्गर। उनका हैमबर्गर किसका होता है? उस बर्गर में वो जानवरों का मांस डालते हैं और उसको हैमबर्गर कहते हैं और उसको विदेशों में बहुत इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, चाव के साथ। अमेरिका महाद्वीप में एक कॉन्सेप्ट आया काउ फार्मिंग का। जैसे धान उगाते हैं वैसे क्या किसकी खेती करेंगे? गाय की खेती करेंगे। क्यों खेती करेंगे? क्योंकि बर्गर में उनको क्या चाहिए? मांस। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के जितना क्षेत्रफल है उसके 7 गुना क्षेत्रफल में उन्होंने जंगलों को काट दिया। तो जब जंगलों को काट दिया तो उस पर किसकी खेती की गई? फार्म हाउस बनाए गए। किसके? गाय के। अगर आप मतलब इस बृहद पैमाने पे जानवरों का पालन करोगे तो एक जानवर एक दिन में कितना पानी पिएगा? कम से कम 40-50 लीटर पानी पिएगा। और कौन सा पानी पिएगा? वही तो पानी हम आप पीते हैं। और ब्रिटेन के 7 गुना क्षेत्रफल के बराबर आप फार्म हाउस बना दिए हो। न जाने कितने जानवरों का पालन करोगे। वो जानवर अपने पूरे जीवन काल में जितना पानी पिएगा क्या उतने का उससे मांस का उत्पादन होगा? आप हैमबर्गर बनाओगे कितने का? बहुत करोड़ों डॉलर ले लोगे। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसकी कास्ट को केवल इंडस्ट्री के हिसाब से न जोड़ो, उसकी कास्ट को किससे जोड़ो? कितना नेचुरल रिसोर्स लगा है, उस जानवर ने कितना पानी पिया है अपने पूरे जीवन काल में, उस पानी को जोड़ो। 1 लीटर अगर 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा है तो 20 से गुणा करो। तब उसके बाद जब उसके मांस का उत्पादन होता है तो तुम हैमबर्गर खिलाओ लोगों को $25,000 में। तो लोग खाएं तो देखें, समझ में आए। नहीं तो इसमें है क्या कि समाज का एक वर्ग पर्यावरण संरक्षण के लिए परेशान है और समाज का दूसरा वर्ग क्या है? वस्तुओं के उपभोग के लिए परेशान है। वो यह मान के चल रहा कि सारा सुख वस्तुओं के उपभोग से ही है। वो पर्यावरण का नाश करने पे, विनाश करने पे तुला हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। दुनिया के न जाने कितने द्वीप डूब गए हैं पानी से। बर्फ पिघल रही, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। 2 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर जितना भी हो, अगर इतना जलस्तर और बढ़ जाएगा तो दुनिया का आधा हिस्सा डूब जाएगा। बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश 1.5 मीटर जलस्तर अगर डूब जाएगा तो उनके जितना कृषि और सिंचित भूमि है सारी भूमि क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी।
जलमग्न हो जो जाए। पानी का सप्लाई उन्होंने पीने के लिए वो कर रखा है, बना रखा है पाइप से, जल के प्रेशर से, दबाव से, उनमें क्या होगा, भूगर्भ जल की बजाय सामान्य जल प्रवाहित होने लगेगा। पूरा जल गुजरात प्रणाली क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो सरकार को अब बांग्लादेश कहाँ है, बर्फ कहाँ पिघल रही है, बर्फ अंटार्कटिका में पिघलेगी तो डूबेगा कौन, बांग्लादेश। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश डूबेंगे। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम सूती कपड़ा हमारे पास 2 है 4 है तो हमको 50 से सूती कपड़ा नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है कि कॉटन के उत्पादन में कितना पानी यूज होता है, और जब वो कपड़ा मशीन में बनता है तो 1 मीटर कपड़े के लिए कितना यूज होता है, लगभग 1500 लीटर का अनुमान है कि अगर आप 1 मीटर सूती कपड़ा तैयार करते हो तो कितना पानी खर्चा होता है, 1500 लीटर। तो जोड़ दो, इसको गुणा कर दो, 30,000 हो गया। सूती कपड़ा कितने मिल जाएगा आपको, 400-500 1,000-1,200 रुपये मीटर मिल जाएगा। नेचुरल रिसोर्स कितना लगा, प्रकृति का संसाधन का क्षरण कितना हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। और आपने पेमेंट कितना किया, कंपनी को पेमेंट किया, पर्यावरण को पेमेंट कहाँ गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट कह देगा कि नदी सजीव चीज है, तो सजीव चीज कह देने से कुछ होगा क्या, सजीव चीज के अधिकार होते हैं। अगर नदी के तो सजीव मान रहे हो तो नदी का मौलिक अधिकार घोषित करो। इंसानों को सजीव मानते हो, मौलिक अधिकार है, तो नदी को सजीव मानते हो तो नदी का मौलिक अधिकार घोषित करो। जंगल को प्राकृतिक संसाधन मानते हो, मौलिक अधिकार घोषित करो, और उतने ही समान मात्रा में दंड की व्यवस्था करो जितना अन्य सजीवों के लिए है। जल की पारिस्थितिकी खत्म कर दे रहे हैं। पहले होता था जो मछुआरे सामान्य नाव से जाते थे, जो मछली पकड़ पाए पकड़ के ले आए, गहरे भागों में नहीं जाते थे। आज की डेट में क्या है, फिशिंग इंडस्ट्री बन गई है, कंपनियां आ गई हैं, मछुआरे तो जा ही रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जहाज और उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जो निषिद्ध हैं। और मछली कैसे पकड़ रहे हैं, करंट फ्लो करके पानी में। मछुआरे तो जाते थे, जाल से पकड़ते थे, जाल का जो साइज है, बड़ी मछली उठा जाती थी, छोटी निकल जाती थी, फिर वो बड़ी होती थी, वो चक्र क्या होता था, चलता रहता था। जब आप करंट से सप्लाई करके वाटर में जिस एरिया में मछली पकड़ोगे, वहां तो चाहे 10 ग्राम की मछली हो, चाहे 10 किलो की हो, सब खत्म हो जाएगी। कंपनी को लाभ कमाना है, लाभ के लिए ज्यादा मछली चाहिए उसको, तो मछली खत्म हो जाएगी। जलीय जो पारितंत्र है जो उससे जुड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो जब जलीय पारितंत्र खत्म होगा तो उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ेगा, पर्यावरण का प्रभाव अगर होगा, खराब होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सारे प्रभाव मिलजुल तो कहाँ आते हैं, मनुष्य के ऊपर। तो अगर हमको भूगर्भ जल बचाना है, भूगर्भ जल क्या है, जो बरसात का पानी होगा उसी को बहने से रोक के जमीन में ले जाएंगे, 500 साल में इससे पहुंचता है, तब पीने योग्य होता है।
ऐसा कहो नहीं कि आज आपने गड्ढा खोदा तो अगले साल आप उसको पीने के लिए यूज करिए। जो आप पी रहे हो तो 1500 साल पुराना पानी है, जमा हुआ है, वैदिक काल में जमा हुआ है, तब आज आप पी रहे हो। आज आप गड्ढा खोदोगे तो 1000 साल बाद वो इसको पीने के योग्य होगा। तो भूगर्भ जल का संरक्षण तब करोगे जब बारिश होगी। बारिश नहीं हो रही है, सूखा घोषित होने वाले हैं जिले, गड्ढा खोद के बैठे रहो भूगर्भ जल संरक्षण के लिए। तो जल के संरक्षण के लिए जल को बहना भी तो चाहिए। तो जल बहेगा कैसे? जब बरसात होगी, और बरसात कैसे होगी? पेड़ होंगे। जब पर्यावरण संतुलित भी नहीं है, असंतुलित कर दिया है इंसान ने, तो भूगर्भ जल संरक्षण कहां से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पूंजीवाद आया, मार्केट आया। पूंजीवाद के पास क्या है? पूंजीवाद के पास है प्रयोगशालाएं। पूंजीवाद आएगा, कहेगा कि आप पानी पीते हो, देखो हमने आपका पानी लैब में टेस्ट किया है, इसमें जिंक ज्यादा है, फास्फोरस ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है। अगर आप इसको पियोगे तो आपके ऊपर बहुत सारे दुष्प्रभाव बता देगा। तो आप टेंशन में आ जाओगे कि करें क्या? तो वो पूंजीवाद अपना ले आएगा प्रोडक्ट, कहेगा ये लीजिए वाटर प्यूरिफायर, आप इसका पानी पीजिए, अब आप एकदम सेफ हैं। जैसे रोटी जो देता है ना कि अगर किसी के घर का बच्चा आयोडीन युक्त नमक खा के नहीं गया पढ़ने, तो उसको स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा समझ में नहीं आएगा, वो सब लटका के बैठा रहेगा। तो एडवर्टीजमेंट दिखा के टीवी में आपको क्या कर देंगे? आपको दिमाग में फिल कर देंगे कि आपको आयोडीन युक्त नमक ही खाना है। आप टूथपेस्ट यूज करते हो, उसमें नमक नहीं है, धनिया नहीं है, पूंजीवाद चेक करेगा, कहेगा ये लो हमारा टूथपेस्ट, इसमें नमक है, इसमें धनिया है, इसको यूज करो, आपके दांत नाती जैसे हो जाएंगे। यही उसकी ख्वाहिश है। तो उसमें क्या होता है? पूंजीवाद में संसाधनों का दोहन। तो जब पूंजीवाद ने दिखाया कि पानी आप ऐसे पियो, तो शहरों में क्या आ गई? आरओ वाटर सप्लाई की बात। हर गली में लोगों ने क्या कर दिया? समरसेबल लगाया, बड़ा सा टंकी लगाया, प्यूरिफायर लगा दिया, और दिन भर बाइक से, स्कूटी से, साइकिल से क्या कर रहे हैं? पानी पहुंचा दीजिए, पानी पहुंचाया जा रहा है। सब एक साइकोलॉजी से पीड़ित हो गए हैं। तो जितने लोगों ने ये आरओ वाटर के लिए लगा रखा है, क्या उन्होंने सरकार से एनओसी ली है? क्या सरकार को पता है कि लोग अपने आवासीय घर में जिसका टैक्स वो आवासीय देते हैं, उसका यूज कमर्शियल कर रहे हैं, वो भी भूगर्भ जल दोहन के लिए? अंधाधुंध पानी का दोहन हो रहा है। और तब जब चेन्नई मद्रास जैसे शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है, पहले पानी 70-80 फीट को मिल जाता था, आज 120 फीट में इंडियन मार्केट में बोलिंग 120 फीट होती थी, आज 200 फीट के ऊपर। तो क्या इतना नीचे चला जाएगा कि आप सक्षम नहीं होंगे निकालने के लिए? जरूरी नहीं है कि नीचे पानी रहे ही, रिसोर्स रहे ही, तो आप चाहे जितना डिलीट कर लीजिए, पानी नहीं मिलेगा। तो भूजल संरक्षण के लिए सबसे पहली चीज है कि आदमी अपने आप को स्वामी मानना बंद कर दे। दूसरा, सुख की अवधारणा को
बदल ले। अति वस्तुओं के उपभोग से अति सुख नहीं आएगा। इस मिथ्या कांसेप्ट को छोड़ दे। और उसके बाद जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को क्या करे, संरक्षित और बचाने का प्रयास करे, जिससे पर्यावरण संतुलन स्थापित हो, मानसून आए, बारिश हो। उसके बाद जो जल है उसके लिए वह संरक्षण का प्रयास करे कि वह जल पानी में जाए, भूगर्भ जल की मात्रा बढ़े। और जो भूगर्भ जल पृथ्वी में अंदर है उसका उपयोग सीमित मात्रा में करे। अगर इन धारणा को समाज और सरकारें अपनाएंगी तो निश्चय ही मानव का कल्याण होगा। और अगर इस धारणा से हम परे जाएंगे तो हमारे